आ जाओ सभी। आज जो है हम अपना अगला चैप्टर करते हैं 26। हमने 25 तक कर लिया था, PPR.25 चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। आज हम 26 करेंगे और फटाफट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरेस्ट, एब्सकॉन्डिंग एंड कस्टडी, ठीक है ना। PPR पॉइंट्स चैप्टर 26, नाम क्या है इसका? अरेस्ट। इसमें क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। एब्सकॉन्डिंग, फिर व्यक्ति क्या होगा? फरार हो जाएगा गिरफ्त में से। और फिर क्या है? अरेस्ट, एब्सकॉन्डिंग एंड कस्टडी। उसको अपनी अभिरक्षा में रखेंगे, अपनी हिरासत में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका? गिरफ्तारी, फरार होना और अभिरक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में ना। जिसको हिंदी में याद रखना है वो हिंदी में याद रख सकता है। ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसका पहला PPR पॉइंट हम पढ़ते हैं 26। चैप्टर का नाम 26 है, तो 26.1 चैप्टर की शुरुआत गिरफ्तारी से हो रही है। तो इसमें भी हम गिरफ्तारी के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि गिरफ्तारी के अधिकार दे रखे हैं आपको कि आप गिरफ्तारी कर सकते हो। इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पावर टू अरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ दे रखे हैं अधिकार? आपको ये अधिकार दे रखे BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 35.1। आप बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हो। वहां पर जब हम पढ़ेंगे 35 आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, ठीक है। 26 पॉइंट फिर हम 2 करते हैं। जब गिरफ्तारी के अधिकार हो गए तो अब क्या आएगा? गिरफ्तारी ना करने के अधिकार। देखो, एक दूसरे के अपोजिट है और एक साथ याद भी हो रहे हैं। गिरफ्तारी ऐसे लिख लो, है ना। गिरफ्तारी ना करने के अधिकार, ना करने के अधिकार, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, बाकी नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो इसमें इंग्लिश में लिख लो, चलो। राइट नॉट टू अरेस्ट, ठीक है। नॉट टू अरेस्ट, राइट टू अरेस्ट और राइट नॉट टू अरेस्ट। समझ में आया? ये कहाँ पर है? ये भी है, ये 35.2 में है। और एक नोटिस और देते हैं 3 का, 35.3 का नोटिस देते हैं। अगर वो हमें सहयोग कर रहा है तो हम तब भी उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, ठीक ना। हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आ जाओ 26.3 में। 26.3 क्या कहती है? जब भी हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी तलाशी लेंगे। तो क्या कहती है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, ठीक है। यहां तक तो सब समझ में आ रहा है ना। पहले अधिकार बताए, फिर ना करने के अधिकार बताए, और फिर गिरफ्तार कर लिया तो उसकी तलाशी लेंगे। सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया ना, तीनों के तीनों पॉइंट। चलो अब आगे आ जाओ। 26.4 क्या कहता है? लॉकअप समझते हो? जेल से सब समझ जाएंगे। हवालात कहते हैं, हवालात दे दूंगा। हवालात उर्दू वर्ड है। ये लॉकअप है। लॉकअप को हमने एक जगह और पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? पुलिस थाना जो चैप्टर है 22, उसमें पढ़ा था हमने ये 1 की 4 में। क्यों, मुझे कैसे याद है? ये मुझे 4 से याद कर रखा है, 1, 4 और 4। 22.14 में हमने थाने की जेल पढ़ी थी। थाने की जेल यानी कि थाने का लॉकअप, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ में आया ना। देखो, आपने क्या किया? गिरफ्तारी के अधिकार बता दिए, गिरफ्तारी ना करने के अधिकार बता दिए। फिर आपने क्या? गिरफ्तार कर लिया एक पर्सन को और उसकी तलाशी ले ली, ठीक है। और उसकी तलाशी करके कहाँ आपने क्या किया? लॉकअप में बंद कर दिया। समझ में आया?
फिर हम आए 26.5 पर, जो वांटेड है, यानी कि वांटेड क्या होता है, जिसकी तलाश है पुलिस को और वो फरार है, क्या करेंगे, उस व्यक्ति का वारंट जारी करेंगे। कौन सा, गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी करना, जारी करना। देखो इसको भी याद कैसे रखोगे, मान लो 3 व्यक्ति थे, ठीक है, 3 में से 2 पकड़े गए, 1 बच गया, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति को आप पकड़ के ले आए, तलाशी ली, तलाशी लेने के बाद क्या किया, अगले पीपीआर पॉइंट में इनको जेल में बंद कर दिया, ठीक है ना, जेल में बंद कर दिया। और इस एक व्यक्ति का क्या किया आपने, वारंट जारी कर दिया। याद हो गए ना पांचों के पांचों पॉइंट। चलो अब क्या करेंगे, 26.6, इसमें क्या करेंगे, जो व्यक्ति अगर वो बीमार हो गया, आपने तो उसको लॉकअप दे दिया ना, और वो वहां पर बीमार हो गया, तो उसको इलाज के लिए भेजेंगे। तो क्या लिखेंगे, इलाज करवाना, ट्रीटमेंट, इलाज करवाना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का। आ गया ना समझ में, आ रहा ना। चलो ठीक है, आपने इलाज करवा दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उसकी पहचान करवाएंगे। भाई उसको लॉकअप में बंद कर रखा था, उसके साथी का वारंट जारी कर दिया, और फिर उसको लॉकअप में से निकाल के इलाज करवा दिया उसका, और फिर उसकी पहचान करेंगे। तो इसमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करना, पहचान करना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करेंगे एक्यूज को। समझ में आना ना यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। पहचान करवा दी, ठीक है। 26.8 में क्या करेंगे भाई, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेज देंगे। पहचान हो गई, इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, रिपोर्ट भेज देंगे, ठीक है ना। रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, गिरफ्तारी की। ये थोड़ा सा याद रखना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सुनने में भी थोड़ा ध्यान रखना। गिरफ्तारी की रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, मजिस्ट्रेट को। भेज दिया आपने मजिस्ट्रेट को, ठीक है। उसके बाद 26.9 में क्या है, जो भी संज्ञेय अपराध होते हैं उनका अगर टेलीग्राम प्राप्त हो जाता है मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर, तो फिर उसकी गिरफ्तारी करते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध का टेलीग्राम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, संज्ञेय अपराध का, संज्ञेय अपराध तो समझते हैं ना सब, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, ठीक है ना। संज्ञेय अपराध का यानी कि थोड़े से हीनियस होते हैं, थोड़े बड़ा टाइप का अपराध होता है, उसे संज्ञेय बोलते हैं। संज्ञेय अपराध का टेलीग्राम प्राप्त होने पर गिरफ्तारी, टेलीग्राम प्राप्त होने पर गिरफ्तारी। और कौन करेगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर, ठीक है। लिख लेना आप, नोट्स मैंने वैसे दे रखे हैं आपको। यहां तक हो गया। अब करते हैं 26.10 का 7। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स। एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्स मंगाते हैं ना, आती नहीं कितनी बार जरूरत पड़ती है, बाहर से फोर्स आ जाती है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाने के लिए क्या करेंगे, आप रोजनामचे में रपट लिखोगे। आ गया ना समझ, रोजनामचे में रपट, ये ही पीपीआर पॉइंट है। और ये 10 के 10 हर बच्चे को याद हो गए होंगे, अगर कोई थोड़ा सा भी एक्टिव होकर क्लास देख रहा होगा। समझ में आ गई। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखो गिरफ्तारी के अधिकार हैं पहले, फिर गिरफ्तारी ना करने के अधिकार है। मान लो आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो उसकी तलाशी करेंगे, तलाशी करने के बाद उसको लॉकअप में बंद कर देंगे। लॉकअप में बंद करने के बाद क्या करेंगे, जो साथी बच गया था उसका वारंट जारी कर देंगे, और फिर उसका अगर वो बीमार हो गया लॉकअप में पड़ा हुआ,
तो उसका इलाज करवा देंगे। इलाज करवाने के बाद उसकी पहचान कर लेंगे कि हाँ ये सही है आधार कार्ड से। फिर क्या करेंगे और रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। फिर क्या हुआ, हमें फिर से हमें संज्ञा अपराध का कोई टेलीग्राम प्राप्त हो गया और हमने अब क्या किया, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को मंगा लिया। देखा, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो मैं आपको सिर्फ चीज़ों को इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपको सीधा हिट करे, समझ में आए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम फिर 13 से पढ़ेंगे, 11 और 12 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 26.13 क्या कहता है? 26.13 ये कहता है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट तुरंत उनके विभाग को देंगे। लिख लो चलो, पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी की रिपोर्ट या जो है गिरफ्तारी की जो वो है कि भाई क्या मैटर है, वो सारा कुछ रिपोर्ट में आ जाएगा तुरंत। तुरंत जो है उसके डिपार्टमेंट को देंगे, उसके विभाग को देंगे। लिख लेना, मैं थोड़ा सा कम ही लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको भी फिर फटाफट देखनी है ना। विभाग को देंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होंगे। एक कहाँ आप कंफ्यूज होंगे मैं बता देता हूँ आपको, मुझे पता ना आपको कहाँ हिट होगा। आपको हिट होगा 25 की 16। सर विभाग को तो हमने पहले भी सूचना दी थी 25 में, क्योंकि आप पूरा तो पढ़ते नहीं हो। देखो 25.16 में क्या था, केस रजिस्टर। जब उस पर पहले तो केस ही रजिस्टर होगा ना, केस रजिस्टर की सूचना, और यहाँ गिरफ्तारी की सूचना, ठीक है, ये अंतर है। और मैंने यहाँ एक पॉइंट पीपीआर पॉइंट और याद कराया था आपको, 25.17। उसमें क्या था कि जो महत्वपूर्ण केस है, इंपोर्टेंट केस है जो, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, इंपोर्टेंट केस जो है उनको कौन अध्ययन करेगा, उनको कौन देखेगा, जियोज। तो मैंने ये कैसे याद कराया था कि अगर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर केस रजिस्टर हो रहा है तो वो एक इंपोर्टेंट केस हुआ ना, तो जियोज खुद उसको देखेगा, उसका अध्ययन करेगा, ठीक है ना, अध्ययन करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं, दोनों पीपीआर पॉइंट याद हो जाएंगे। और इसका एक और याद करा देता हूं मैं इसके साथ ही, 26.14। इसमें क्या है, बस पब्लिक सर्वेंट की जगह कौन आ गया, आर्मी मैन, यानी कि जो ये सेनाओं के हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनको एक नाम से बोल देते हैं हम, सेनाओं, ठीक है ना। तो सेनाओं का अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है तो उसकी गिरफ्तारी, जो अरेस्ट की रिपोर्ट है, वो उसके यूनिट के इंचार्ज को देंगे। सुनने में भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे 26.16। इसमें क्या है, देखो 26.16 में जो फरार हैं, जो भगोड़े हैं व्यक्ति, उनकी गिरफ्तारी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, भगोड़े, फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने कहीं पहले भी पढ़ा था, भगोड़े और ये फरार वाला, याद है किसी को, कहाँ पढ़ा था? देखो भगोड़े और फरार का एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर नंबर 4, और इसका जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, 1, 2 और 3। 1 में क्या है, अपने थाने के भगोड़े, 2 में क्या, दूसरे थाने के भगोड़े, 3 में क्या, फौजी भगोड़े, और हाँ फौजी भगोड़े, थर्ड में फौजी भगोड़े। इसका जो फॉर्म नंबर है ना, वो क्या है, 26.16 का 6, ये है। तो वो यहीं से आया है इसका फॉर्म नंबर।
इनके फॉर्म नंबर तो वही हैं, सेम जो रजिस्टर का फॉर्म नंबर है, ठीक ना, 4 का 1, 4 का 2, इनका तो यही है रजिस्टर का फॉर्म नंबर, ठीक है ना। इसका अलग है फौजी पकोड़े का, वो यहीं से आया है, ठीक ना। अध्ययन होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुपरविजन। इंग्लिश वालों के लिए लिख लो सुपरविजन। अध्ययन करेंगे इंपोर्टेंट केस का। चलो अब हम कहाँ गए, अब हम आ गए 26.17 में। 17 में क्या है, जुआ, जो जुआ नहीं होता, जुआ, गैम्बलिंग एक्ट जो होता है, जुआ, जुआ अधिनियम, ये एक सेक्शन अधिनियम की है 5 नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वारंट जारी किया जाता है जुआघर में तलाशी के लिए, जुआ, ठीक है ना। गैम्बलिंग एक्ट जो हाउस है, जुआघर जो है, वहां पर तलाशी के लिए क्या होता है कि एक वारंट जारी किया जाता है, और वो वारंट सेक्शन 5 बताती है 15 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए। और अगर दोबारा मान लो जरूरत पड़ती है तो उसे कैंसिल करा के मजिस्ट्रेट या डीसीपी से तो दोबारा जारी कर लेते हैं 15 दिन बाद, मतलब उसको कैंसिल कराना बता रखा है इस सेक्शन में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, वारंट कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब इसको देखो, जैसे सम्मन है, वो सम्मन 24 तारीख का है, 24/9/25 का है, तो वो डेट निकलने के बाद ये खुद ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है सम्मन, मतलब इसकी वैलिडिटी गई और ये एक्सपायर, ठीक है। वारंट कभी नहीं होता, ये तामील हो इसकी, एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये जब तक मजिस्ट्रेट इसको कैंसिल नहीं करेगा तब तक ये वैलिड रहेगा। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, वारंट वाला, ये वैलिड रहेगा। तो इसको 15 दिन के बाद मजिस्ट्रेट से या डीसीपी साहब से, जिन्होंने वारंट जारी करा, उनसे कैंसिल करा लो, और अगर जरूरत है दोबारा तो फिर दोबारा करा लो, समझ में आए। तो इसमें क्या है, जुआ अधिनियम के तहत, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं ना, तहत वारंट से गिरफ्तारी, वारंट से गिरफ्तारी। पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार कर लिया, आर्मी नेवी ऑफिसर को कर लिया, भगोड़े थे जो वो कर लिया, अब जुआ खेलने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया वारंट से, ठीक है। और कौन बच गया बताओ, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। 26.18 इसमें क्या है, सिविल कैदियों की गिरफ्तारी, यानी कि क्या होते हैं, सिविल प्रिजनर नहीं होते, सिविल कैदियों की गिरफ्तारी, ठीक है, 26.18 में हो। और कौन बचा है, चलो और बता देता हूँ मैं, ये 26.18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो ए पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने ये भी याद ही कर लिया, इसको ही क्या अलग से छोड़ना। इसमें क्या है, महिलाओं की गिरफ्तारी, और जो इंपॉर्टेंट है काफी है, महिलाओं की गिरफ्तारी। आ रहा है ना समझ में। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एक सेक्शन है 43, कहाँ पर, BANSS, इसमें बता रखा है हाउ टू अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी कैसे की जाए, और इसका 43 का .5 है, वो यही बताता है कि महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे होगी। और महिलाओं की गिरफ्तारी सबको पता है कैसे होगी, महिला द्वारा होगी, उसकी गरिमा का ध्यान रखना होगा, है ना, इंटीग्रिटी और उसकी लज्जा का, सब चीज़ों का ध्यान रख के गिरफ्तारी होगी, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, चलो वेरी गुड, अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी जब हम बात ही कर रहे हैं तो एक और चीज़ बच गई गिरफ्तारी में, अगली वाली सेक्शन 26.19, अब बच गई शराबी, शराबियों की गिरफ्तारी। देखो कितना इजी है ना, लेकिन जब तक अच्छे से पढ़ा नहीं हो और किसी ने अच्छे से बताया ना हो तो कैसे याद रखोगे बताओ, कभी भी नहीं याद रख पाओगे ऐसे तो एक एक पॉइंट को। तो हमने 13 से लेके 19 तक गिरफ्तारी करी है, 19 है ना। सबसे पहले हमने पब्लिक सर्वेंट की करी, फिर आर्मी की करी, फिर
भगोड़े व्यक्ति की करी, फिर जुआ अधिनियम, एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये दोनों तो सरकार से रिलेटेड हो गए, ये फिर भगोड़े जो बच गए थे वो भी हो गए, फिर जुआ पे आ गए, जुआ के बाद सिविल को भी कर लिया, और महिलाओं और शराबियों। बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। हो गए ना 19 तक, या 10 तक वो मैंने ऐसे याद कराए थे, 19 तक ही हो गए। अब आ जाओ 20 पे। 26.20 क्या कहता है, जो हमने 19 तक काम किया, 13 से लेके 19 तक, 26.20 वही कहता है कि गिरफ्तारी व्यक्तियों की स्थानांतरण, यानी कि उनका ट्रांसफर, जो ट्रांसफर ही होता है ना, स्थानांतरण। देखो एक ऐसे लिख लो आप, है ना, गिरफ्तार व्यक्तियों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें एक ट्रांजिट रिमांड होती है, ट्रांजिट रिमांड। ये ट्रांसफर से ही आई है, TRANS है ना, ट्रांजिट रिमांड। इसमें क्या होता है, जब हम कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में, या एक स्थान से दूसरी जेल या अदालत में ले जाते हैं, तो उसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो वो 26.20 में बता रखा है, ठीक है ना। बस यही पूछेगा आपसे, और कुछ पूछेगा नहीं, इसको ऐसे ही याद रखना है। सारों का, सबका हमने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके सबको अलग अलग भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ट्रांजिट रिमांड ले ली। जैसे ट्रांजिट रिमांड ये होती है कि हम जब 24 आवर्स में किसी को पकड़ा है, दूर से पकड़ा, और उसको अपने जो उसका कंसर्न कोर्ट है उसमें पेश नहीं कर पाते, तो हम वहीं आसपास जो भी कोर्ट होता है उससे ट्रांजिट रिमांड ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। 26.21 क्या कहती है, 21 में है जमानतनामा। बस एक एक सबसे याद रखना है आपको, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जमानतनामा यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेल बॉन्ड। तो जो बेल बॉन्ड का जो भी रिलेटेड मैटर है वो सब 26.21 करती है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्म मान लो, बेल बॉन्ड का, जमानत, जिस पे जमानत मिलती है ना, वो फॉर्म मान लो। और ये एक सेक्शन है 189 BNS, तब भरा जाता है, ठीक है। समझ में है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर कुछ भी नहीं बचा। अब इस चैप्टर में थोड़े ही पॉइंट बचे हैं, फटाफट कर देते हैं। 32 तक ही है ना। आध घंटे में इसको फटाफट कर देंगे खत्म। देखो ये यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे हथकड़ी की। 22 में हथकड़ी कब लगाई जाए, वो इंस्ट्रक्शन बता रखी है, बस इतना ही तो है, कब लगाई जाए, ठीक है ना। यानी कि कब इसका प्रयोग करेंगे। कंडीशन इन विच हैंडकफ्स आर टू बी यूज्ड, ठीक है। वो कंडीशन जहाँ पे हैंडकफ्स होते हथकड़ी को कब यूज करते हैं, तो वो कंडीशन कहाँ है, 26.22 में। कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे बस ये पूछेगा हथकड़ी कब लगाया जाए, वो इंस्ट्रक्शन कौन से PPR पॉइंट में है। अब आ जाओ 26.23। इसमें क्या है, देखो हथकड़ी कब ना लगाई जाए। देखो जैसे 1 और 2 पॉइंट याद किया था, ऐसे 2 और 3 याद हो रहा है आराम से। अब इससे अगला भी याद हो जाएगा आपको, क्या है, हथकड़ी की सुरक्षा। भाई उसका ध्यान रखोगे ना, हथकड़ी का कैसे लगानी है, कैसे रखनी है, कोई लेके फरार ना हो जाए, भाग ना जाए, साथ में मुलजिम के हाथ में लगी हुई। तो वो सुरक्षा कहाँ है, 26.24 में। तीनों याद रहेंगे ना। देखो हमने 19 तक सबकी गिरफ्तारी करी, 20 में उनका सबका ट्रांसफर कर दिया और उनको जमानत दे दी। और अब हम बताएंगे कि हमने क्या क्या प्रोसीजर किया था, हथकड़ी कैसे लगाई थी, क्या था, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब आ जाओ 26.25 में। जो व्यक्ति बीमार है, घायल है, बीमार घायल व्यक्ति की गिरफ्तारी। देखो इसमें गिरफ्तारी कर ली और उनका फिर क्या कहा कि इलाज करवाएंगे, इलाज
करवाना। अब उस इलाज तो हमने पीछे भी किया था, वो था 26 पॉइंट क्या था वो 06 था ना। 5वें तो हमने वारंट वो किया था। तो इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो इसमें क्या है, बीमार घायल व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद इलाज करवाना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, पहले से घायल है, तब इसका इलाज इसमें होगा। और कोई व्यक्ति गिरफ्तारी होते समय या उसके बाद बीमार हो जाए तो इसका इलाज इसमें होगा। समझ में आ रहा ना? ये लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। इसमें पहले से घायल है, इसमें उस समय जब हम उसको गिरफ्तार कर रहे थे या उसके बाद। समझ में? ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें से एक ही आएगा कोई सा भी आपके ऑप्शन में कि घायल व्यक्ति का इलाज करवाना, तो आपको इस जोन सा भी आपको इसमें से मिले वो रख लेना। देखो 5 पहले आता है, तो पहले से जो बीमार है, और 6 बाद में आता है, तो जो गिरफ्तारी के समय या बाद में बीमार हुआ। ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। फिर आता है 26.26, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो अपराधी है उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे। देखो 26 और 26 और 24 आवर में कहाँ पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने के बाद। ऐसे थोड़ा अपने पास रखोगे, अगर भाई गिरफ्तार कर लिया तो मजिस्ट्रेट को पेश करोगे। देखो एक सेक्शन है 58, एक सेक्शन है 78 BNSS की। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वहाँ पर भी बताएंगे। तो 58 क्या कहता है, अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसका 24 आवर में मजिस्ट्रेट को पेश कराएंगे। यहाँ भी 24 आवर है, यहाँ भी 24 आवर है, और यहाँ भी 24 आवर है, और यहाँ 26 है। तो ये तो PPR रूल है, और ये सेक्शन है 24 और 24 आवर की। इसमें कोई बंदा आपने अरेस्ट किया उस समय, ये है वारंट पर अरेस्ट, मतलब वारंट जब वारंट इशू हुआ और उस बंदे का तब अरेस्ट किया, ये बिना वारंट है। और 88 आ रहा है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। समझ में आया? ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि उनको खुद ही कंफ्यूज रहती है। तो ये बिना वारंट के जब गिरफ्तारी करोगे तब 24 आवर्स में, और जब ये वारंट से करोगे तब, ठीक है। समझ में आया ना? चलो बढ़िया।